नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता में हालिया हफ्तों के दौरान इसराइल की बढ़ती हुई जारहियत ने न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। चंद माह के अंदर इसराइल कई अरब और मुस्लिम ममालिक की खुद मुख्तारी को भी पामाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के हालिया बयानात, जिनमें उन्होंने खुलेआम मुस्लिम अक्सरियती खित्तों और उनकी तहजीब को ख़त्म करने की धमकी दी, आलमी सियासत के लिए ख़तरनाक इशारे हैं ये। इसके जवाब में तुर्क सदर तैयब उर्दुआन ने बैतुल मुक़द्दस को उम्मत मुसलमा का शहर करार देकर इसराइल को एक दो टोक पैगाम ज़रूर दिया, जिसके जवाब में नेतन्याहू ने तुर्क सदर को मुखातिब करके कहा कि ये हमारा शहर था और है, आगे भी रहेगा, अब तकसीम नहीं होगा। आलमी बरादरी को उम्मीद थी कि कतर में होने वाला इस्लामी ताउन तंजीम का गैर मामूली इजलास मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद और इज्तिमाई ताकत का मुजाहिरा साबित होगा, मगर अफसोस कि वो इजलास पानी का बुलबुला साबित हुआ। अल्फाज की गूंज और मुजम्मत की करारदादों के सिवा कुछ हासिल ना हुआ। नतीजा ये निकला कि इसराइल रोजाना मासूम फलस्तीनियों को शहीद कर रहा है, बस्तियां उजड़ रही हैं और नस्ल कुशी के हकायक अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन की रिपोर्ट में भी वाज़े हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका की खुली पुश्तपनाही ने इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हकूक़ की धज्जियां उड़ाने का खुला लाइसेंस दे दिया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन द ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरी की सरबराह नावी प्ले ने अल जज़ीरा को बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन ने पाया है कि इसराइली हुकाम के बयानात और हालाती शवाहिद उनके नस्ल कुशी के इरादे को साबित करते हैं। कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि इसराइली हुकाम और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये नस्ल कुशी का इरादा है कि वो गजा पट्टी में फ़लस्तीनियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह कर दें। इससे कबल अप्रैल में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया है कि इसराइल गजा में बराह रास्त नशर होने वाली नस्ल कुशी कर रहा है और उसका मखसूस इरादा फ़लस्तीनियों को ख़त्म करना है। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली फौजियों ने वसी असर रखने वाले हथियारों के जरिए गजा में आम शहरियों को जानबूझकर कत्ल किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि लिहाजा कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि इसराइली हुकाम ने फ़लस्तीनी शहरियों को कत्ल करके गजा पट्टी में इंसानियत के खिलाफ नस्ल कुशी का जुर्म किया है। ये सूरत हाल न सिर्फ मुस्लिम उम्मा बल्कि पूरी आलमी बरादरी के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। जब आलमी अदारे सिर्फ रिपोर्ट्स और मुजम्मतों पर इक्तफा करें और मुस्लिम दुनिया अमली इक़दामात के बजाय सिर्फ इजलास और बयानात तक महदूद रहे, तो उसके असरात सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरा खित्ता और दुनिया एक बड़े बहरान की लपेट में आ सकती है। पाकिस्तान के तनाजुर में ये मामला मज़ीद हसास है, क्योंकि बतौर एक एटमी मुस्लिम मुल्क दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर भी हैं कि वो किस तरह इस गैर मुतवाज़न आलमी रवैये के मुकाबले में अपनी पॉलिसी वाज़े करता है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं साबिक़ सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। शमशाद साहब, कतर में होने वाला OIC इजलास सिर्फ मुजम्मत तक महदूद क्यों रहा? क्या ये मुस्लिम दुनिया के कलेक्टिव फेलियर नहीं है? क्या आप समझते हैं कि OIC जैसी तंजीमों की सफारती बेअमली ने इसराइल को मज़ीद जारहाना इक़दामात के लिए हौसला दिया है? मुकम्मल फेलियर ये कोई आज की बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी दास्तान है। जब से ये मुस्लिम दुनिया के ममालिक आज़ाद हुए हैं तो इन्होंने अपने आप को पहले दिन से ही गुलाम बना लिया हुआ था उन मगरबी ताकतों का जिन्होंने इनको सुल्तान बनाया, बादशाह बनाया। तो इस तरह उस सल्तनत उस्मानिया को जब गिराया गया तो उसके खिलाफ साजिशें करके वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ये बड़ी लंबी दास्तान है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ इतनी बात जरूर है कि ये जो खलीज की रियासतें इन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है मुस्लिम दुनिया में, क्योंकि मुस्लिम दुनिया देखे ना है कौन, 57 कंट्रीज हैं, 57 मुल्क हैं, तकरीबन 1/4 दुनिया का इलाका है, 1/4 दुनिया की पॉपुलेशन है, और दौलत इतनी है यहाँ पे, तकरीबन 60 से 70% तेल और गैस के ज़खायर हैं, और इसके इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं तकरीबन 60% 50%। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मुस्लिम दुनिया जो है एज ए होल इज वो कहते हैं ना प्रिकेरियसली पुअर जी। जो बदतरीन पॉवर्टी होती है वो मुस्लिम दुनिया की हालत है। यानी डिस्पाइट द फैक्ट दैट दीज खलीजी रियासतें, इनके पास इतनी दौलत है और बहुत अमीर हैं, इन्होंने
अवाम के लिए बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन दुनिया का जो इस्लामी दुनिया है 57 कंट्रीज एज ए होल, उनकी जो दुनिया में जीडीपी है वर्ल्ड की, उसका सिर्फ 5% है। अब अंदाजा कर लीजिए कि ये दौलत इनकी किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, कहाँ जाती है। वो सारा पैसा, हर चीज मगरब ने इस्तेमाल की है, इनका तेल, इनकी एनर्जी और इनकी जो लोकेशन थी उसको भी इस्तेमाल कर लिया उन्होंने अपने लिए। और ये तो बराबर इसराइल जो है, पहले देखे ना जब 47 में अंग्रेजों ने जब ये अपना मैंडेट छोड़ के ये कहा कि भी अब फलस्तीन और इसराइल यहूदी ये ले लें, लेकिन इन्होंने उस वक्त से अपना जो हिस्सा जो था वो अरबों से छीनना शुरू कर दिया था, क्योंकि अरब तो नहीं चाहते थे कि उनका जो फलस्तीन का इलाका है वो यहूदियों के पास दिया जाए। ये कहीं किसी तारीख में तो नहीं आया, ये बिल्कुल हिस्ट्री से वो है, अलग है। तो इन्होंने इसराइल ने उस वक्त से अमेरिका जो है पहला एक मुल्क था जिसने इनको रिकग्नाइज किया 48 में जब ये इसराइल की रियासत बनी। और फर्स्ट वो फिर सिलसिला शुरू हो गया, फिर जंगें शुरू हुई, अरबों ने कुछ थोड़ी बहुत जंगें शुरू की, लेकिन किसी जंग में भी उनको कामयाबी नहीं हुई। हत्ता के जो इलाके थे फलस्तीन के, मिस्र के, ये गाजा, सनाई, ये सब ये अरब जो हैं होते गए। 67 की जंग हुई, 73 की जंग हुई, और ये फिर सिलसिला चलता गया। तो आज जहां पर ये हैं, सिर्फ सिचुएशन ये है कि जो खलीज की 3-4 रियासतें हैं, इनके पास बेतहाशा दौलत है। सर सॉरी टू कट यू, बट अगर बेतहाशा दौलत भी है, सब कुछ है, हथियार भी हैं, आप ना फौजी कार्रवाई करते सर, बट कोई इकोनॉमिक मेजरमेंट्स ले लेते। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए थे कतर, और वो $2 ट्रिलियन की जो वो कमिटमेंट्स हैं उनको ही बस होल्ड पे रख देते, कहते कि आप ये करेंगे, आप रोकेंगे इसराइल को, तो उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। सर कुछ तो करते ना, इकोनॉमिकली मेजरमेंट्स कुछ ले लेते, कोई ऐसे स्टेप्स। इब्राहिम अकॉर्ड से थोड़ा सा पीछे हट जाते। इलामिया में सिर्फ मजम्मत के अलावा कुछ है ही नहीं सर। और फिर आप आलमी बरादरी की तरफ देख रहे हैं कि वो कुछ करें, यानी हम कुछ नहीं कर सकते सर, आलमी बरादरी उनके लिए कुछ करे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, आपकी बात 100% दुरुस्त है। ये जब ट्रंप आया था खलीज की रियासतों को विजिट करने के लिए, तो उस वक्त बादशाह ये लोग नहीं थे, बादशाह ट्रंप था। सारे के सारे ट्रंप की ऐसे खुशामद कर रहे थे कि कोई हद नहीं है, और ट्रंप ने जो चाहा वो इन्होंने किया। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट उसने कहा था, सब ने कमिटमेंट कर दी, और सिर्फ के बदले में उसने इनको यकीन दिला दिया था कि ईरान के खिलाफ मैं तुम्हें सलामती दे दूंगा। अब ईरान ने कभी इनको थ्रेटन नहीं किया, ईरान का कभी भी प्लान नहीं था। ये झगड़े जरूर हैं इनके पुराने, मगर ईरान ने कभी जारियत नहीं इनके खिलाफ की है। हालांकि जो इलाकाई इलाके हैं उस पर ईरान का क्लेम रहा है, मगर कभी ईरान ने नहीं किया। तो ट्रंप जो था वो जब जा रहा था कतर से, तो उसने 450 मिलियन का एक जहाज उसको तोहफे में दिया अमीर ने। तो ये तो इन लोगों का हाल है। अभी जो दोहा में समिट हुई है जी, वो समिट में पूरी इस्लामी दुनिया तो रिप्रेजेंटेड ही नहीं थी। वो अरब लीग, खलीज की जो काउंसिल है वो, और OIC, इनके सेक्रेटरी जनरल थे, और सीधा मुस्लिम ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट थे, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट थे। प्रैक्टिकली कोई ऐसी चीजें नहीं आई, बस एक बयानात की हद तक ही वो इलामिया जारी हुआ। एग्जैक्टली जिसमें सर वो सर द अदर थिंग वाज कि वो फलस्तीन के मामले पे अमेरिका को कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा US ने किरदार अदा किया है, उस इलामिया में मेंशन कर रहे हैं, उनको क्रेडिट दे रहे हैं, सालसी का किरदार उन्होंने अदा किया। मेरी बात सुने, जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है इसकी सारी जिम्मेदारी मैं डोनाल्ड ट्रंप को देता हूँ। ये अपनी पहली टर्म में आया था तो मुझे वो बात याद आ गई थी। थॉमस पेन एक होता था अमेरिका का फ्रीडम फाइटर जो बहुत बड़ा था, जिसने विजन दिया था आज़ादी का। उसने एक कहा था अमेरिका के बारे में कि अमेरिका इज ग्रेट इनफ टू टर्न द वर्ल्ड ऑल ओवर अगेन। तो ये जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स हैं, देखा जाए तो निक्सन के जमाने से दुनिया को ये बदलते आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रिचर्ड निक्सन ने पाकिस्तान की मदद से चाइना को रिकग्नाइज किया,
और फिर चाइना को वो रोल दिया जिसको महरूम रखा गया था 1971 में, 71-2 में बात। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रेसिडेंट रेगन ने प्रेसिडेंट जिया की मदद से सोवियत एम्पायर को डिसमेंटल किया। हमारे मदरसों को, जो मजहबी मदरसे थे, उनको जिहादी इंक्यूबेटर्स में कन्वर्ट करके 13-13 साल के जिहादी पैदा किए, और इस तरह वो जिहाद लड़ाया गया जिसकी वजह से सोवियत यूनियन को डिसमेंटल किया गया। तो वो एक फिर दूसरी फेज आई जब दुनिया बदली गई है। वो हर चीजें अच्छी बदली कि ईस्ट यूरोप आजाद हो गया, बर्लिन की दीवार गिर गई, सोवियत एम्पायर डिसमेंटल हो गई, लेकिन पाकिस्तान बदतरीन नताज भुगत रहा है, आज तक भुगत रहा है उसी के नताज। जी। अच्छा। और सर उसी की लड़ी में आता है। जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ 9/11 आता है। जी। फिर एक रिपब्लिकन सदर होता है, वो छोटा बुश जो था, उसने 9/11 के इंतकाम लेने के लिए अफगानिस्तान पर चढ़ाई की, इराक पर चढ़ाई की, यानी दुनिया में एक जंग थी जो 20-22 साल की शुरू की। और फिर उसको ओबामा जब आया तो उसको एक और सीरिया पर चढ़ाई करके एक और जंग, जिसमें तो ये जंगें लड़ा के दुनिया को फिर बदला, मगर दुनिया को तहस नहस कर दिया। ये था उस छोटे बुश का हुआ। और उसमें फिर 2016 में ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली टर्म में जब आता है, इसने आके दुनिया को बिल्कुल ही तबाह कर दिया। अपनी पहली टर्म में आते ही सबसे पहला काम इसने ये किया था, जो ईरान के साथ नेगोशिएट करके सलामती काउंसिल के 5 मेंबरों ने 5+1 यानी जर्मनी और +5 परमानेंट मेंबर्स नेगोशिएट किया था ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील, जो बड़ा अच्छा डील था, क्योंकि ईरान ने शुरू से कहा हुआ है कि वो एनपीटी का मेंबर है और उसका कोई इरादा नहीं बम बनाने का, लेकिन वो चाहता है और वो पीसफुल मकासद के लिए, और हर मेंबर को हक है। तो वो एग्रीमेंट हो गया था, मगर ये ट्रंप ने आते ही नेतन्याहू की ख्वाहिश पर वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, क्रैश कर दिया। और फिर फौरन उसके बाद इसने जो था जेरूसलम, जो कि फलस्तीन का दारखिलाफा था, उसने उसको इसराइल का कैपिटल रिकॉग्नाइज किया और अपना सफारतखाना वहां शिफ्ट कर दिया। कभी किसी अमेरिकन सदर को ये तौफीक या हिम्मत नहीं हुई थी वो ये सोचे कि जेरूसलम को इसराइल का दारखिलाफा पे, यानी इसने फिर तेल अवीव से अपनी एम्बेसी शिफ्ट करके वहां ले गया।